हम सबके अपने अपने युद्ध हैं, अपना अपना धर्म है। कृष्ण भी हम हैं, शकुनी भी हम, कौरव भी हम हैं, पांडव भी हम ही, रण भी हम हैं, अपने विरुद्ध भी हम ही। असल में ये जीवन ही एक महाभारत है जिसमें हमें स्वयं को परास्त करके स्वयं पर ही विजय पाना है। खूबसूरत सी लाइन लिखी है आलोक श्रीवास्तव जी ने। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, हारता नहीं, टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। उपराष्ट्रपति की रेस, कौन बनेगा फेस? क्या बनेगी आम राय, या फिर नाम पर फंस जाएगा पेंच? मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के साथ अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासी हलचल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तेज हो गई हैं। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। 19 जुलाई तक इनका नामांकन होगा, लेकिन अब तक न तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और न ही विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित किया गया है। ऐसे में नामों को लेकर कयासबाजी भी जारी है। हर संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है, इतना कि खुद के दम पर भी अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बनवा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां सरकार और विपक्ष दोनों के सामने हैं। देश में अब तक हर क्षेत्र से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, सिवाय एक के, वो है पूर्वोत्तर, जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार देश को पूर्वोत्तर भारत से पहला उपराष्ट्रपति मिलेगा? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि देश के किस हिस्से से कितने उपराष्ट्रपति और कितने राष्ट्रपति अब तक मिले हैं। ये देखिए, हम पहले शुरू कर रहे हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में जो उपराष्ट्रपति हमें मिले, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब और बी.डी. जत्ती। दक्षिण भारत से ही जो और लोग हैं हमारे पास, आर वेंकटरमन है, के.आर. नारायणन है और अभी जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। पूर्वी भारत से देखें तो वी.वी. गिरी और मोहम्मद हामिद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति बने हैं, जो पूर्वी भारत से है। उत्तर भारत से उपराष्ट्रपति बनने वालों में गोपाल स्वरूप पाठक और मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। पश्चिमी भारत से भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से आए हैं वहां पर। अब राष्ट्रपति का नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन बने। दक्षिण भारत से बनने वाले राष्ट्रपति हैं राधाकृष्णन साहब हैं, आर वेंकटरमन हैं, जाकिर हुसैन है और नीलम संजीव रेड्डी है। उत्तर भारत से राष्ट्रपति बनने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत से प्रणब मुखर्जी हैं। तो इस बात को आप देख रहे हैं कि देश में अलग अलग हिस्सों से राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन पूर्वोत्तर और उत्तर के लिए न तो राष्ट्रपति बना है कोई, ना है उपराष्ट्रपति। अब 2024 में देश के आम चुनाव हुए। ऐसे में उपराष्ट्रपति कौन हो जिससे देश में एक बड़ा मैसेज जाए। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को इतने आसानी से मामले में समझाया जा सकता है कि भाई उन्हें किस तरह से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। वो आदिवासी भी हैं और महिला भी हैं। अब आपको दिखाते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव और 24 के निशाने पर क्या है ये रण। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस पर चर्चा करते हैं। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल में प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं वो होने वाले हैं। फिर अगले साल 2023 के फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, ये तीनों राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें चुनाव होने हैं। फिर मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे। 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने, यानी 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। 2024 से पहले पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
2024 के आम चुनाव में महिला वोटर भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2024 में पसमानदा मुसलमान करीब 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 102 लोकसभा सीटों पर आदिवासी वोटर्स का असर है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये चल रहा है। देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भले ही संवैधानिक पद हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का सियासी चश्मा यहाँ भी चमकने लगता है। ऐसे में जरा सोचिए कि अब तक पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट से कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया। एक वक्त था कि जब राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और सत्ताधारी दल की नेता भी महिला थी। इसका भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि एक समय था कि जब तीनों जो लोग थे वो महिला थी और 5 राज्यों में उस समय महिला मुख्यमंत्री थी। एक वक्त था जब राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और सत्ताधारी दल की नेता महिला थी। राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। उसी वक्त 5 राज्यों की मुख्यमंत्री महिला हुआ करती थी। केंद्र सरकार में इस वक्त कोई भी मुस्लिम महिला मंत्री नहीं है, कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं है। क्या देश को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महिला मिल सकती है? इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि क्या मुस्लिम या महिला मिल सकती है या फिर नॉर्थ ईस्ट से इस पर चर्चा हो सकती है। इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या देश के राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई मुस्लिम जो है वो उम्मीदवार हो सकता है, क्या नॉर्थ ईस्ट से कोई उम्मीदवार हो सकता है या उपराष्ट्रपति भी। यदि ऐसा हुआ तो दोनों पदों पर महिलाएं हो सकती हैं, इस पर भी बात हो सकती है। अब तक पूर्वोत्तर से कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया है। इस बात का भी हमने जिक्र किया कि एक वक्त था जब 5 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी। आज इस समय सिर्फ एक ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। केंद्र सरकार में इस वक्त कोई भी मुस्लिम महिला मंत्री नहीं है। तो समझ में आता है कि क्या ये सवाल वाजिब है कि देश को राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी महिला मिल सकती है? क्या एनडीए इस पर भी विचार कर रही है? आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर शशि सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रात 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के पोल के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए? आप हमें अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं, हाँ या ना में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। जी। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी और शशि शेखर साहब जुड़ गए हैं। अनिल जी आपका, शशि शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो आपने करीब करीब बाजी मार ही ली है द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी महिला को बनाकर, और एक वोट बैंक के हिसाब से भी आपके पास है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट के हिसाब से देखें तो आपके पास बहुमत है। लेकिन लोकतंत्र की ज़रूरत ये बताती है कि एक सर्वसम्मति से यदि कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनता है, अब उपराष्ट्रपति का मसला है क्योंकि राष्ट्रपति को तो आपने तय कर दिया बिना चर्चा के, क्या आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति के लिए एक सर्वसम्मति बननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस पर कोशिश करेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो आपने अभी कहा है कि आपने तय कर दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की
कि राष्ट्रपति का जो पद है उस पर सर्वसम्मति से कैंडिडेट तय हो, जी लेकिन उस पे हम लोग सफल नहीं हो पाए। पार्टी की ओर से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान JP नड्डा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्रीमान राजनाथ सिंह जी, दोनों ने सबसे बात की, लेकिन जो हमारे विपक्षी साथी हैं उन्होंने एक तरफा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तब फिर भारतीय जनता पार्टी और NDA को अपना कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। और मुझे गर्व है अग्रवाल साहब, जब कि आपने NDA बात और की थी तो भारतीय क्या जनता कैंडिडेट पार्टी बताया ने था? एक ऐसे कैंडिडेट को, बात अगर कैंडिडेट तो बताने की नौबत ही नहीं आई ना। उन्होंने तो जब तक बात शुरू हुई और उन्होंने तो इस अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो वो फिर आगे बात होती तब तो सब बताया जाता। जी उन्होंने तो वन साइडेड अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो आगे वो बात ही नहीं हो पाई। जी भारतीय जनता पार्टी और NDA ने भरपूर कोशिश की थी कि राष्ट्रपति के पद पे सर्वसम्मति से उम्मीदवार का चयन हो और उसके लिए सब लोग एक साथ आएं, लेकिन विपक्षी साथियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने श्रीमान यशवंत सिन्हा जी को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। वो भी आपके मित्र ही हैं, लेकिन अब खैर वो बात तो आगे निकल गई, वो पानी बह गया है गंगा से। अब उपराष्ट्रपति के लिए क्या आप चाहेंगे कि अपने उम्मीदवार के साथ विपक्षी दलों से बातचीत करें और एक सर्वसम्मति आम सहमति बनाने की कोशिश करें? क्योंकि वोट तो आपके पास हैं, आप चाहें किसी को भी बना लें, उसमें तो कोई बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और NDA की हमेशा माननीय मोदी जी की कोशिश ये रहती है कि सर्वसम्मति से हो, लेकिन जितना उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, विपक्षी साथियों को भी उतनी कोशिश करनी चाहिए, उन्हें भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। वो वन साइडेड बात करते हैं, चाहते ज़रूर हैं कि सर्वसम्मति हो, लेकिन सर्वसम्मति उस नाम पे हो जिसको वो चाहते हैं। जबकि आपने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग के पास क्लियर अपना वोट है, तो फिर भी लेकिन पार्टी ये चाहती है कि सर्वसम्मति से हो, तो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी का जो चयन हो सर्वसम्मति। अग्रवाल साहब, अभी इस पर कोई बात हो रही है कि विपक्ष के नेताओं से उपराष्ट्रपति पद को लेकर कोई बात हुई है? नहीं, देखिए, ये वरिष्ठ नेताओं का काम है, इस बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पार्टी की ये हमेशा से नीति रहती है कि इस प्रकार जो संवैधानिक पद हैं उन पे सर्वसम्मति से अगर नाम तय हो तो ये बेहतर रहता है। जी, प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि क्या एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हुई और क्या होना चाहिए? देखिए, आपने राष्ट्रपति की चर्चा की थी चुनाव की जी, और मुझे लगता है वहाँ भी संवाद की कमी रही। NDA, UPA और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, जितने प्रयास की आवश्यकता थी जी, वो शायद नहीं हो पाया। यही कारण है कि यद्यपि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार पहले घोषित किया, उसके बाद NDA के उम्मीदवार घोषित किए गए, लेकिन संवाद की कमी तो रही जी। अब दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद, इस पर क्या संवाद चल रहा है ये तो जो पार्टियां हैं और उनके नेता बता सकते हैं, लेकिन जो पटल पे दिखाई दे रहा है, सतह पे दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार के संवाद की स्थिति नहीं है। और ऐसा तब होता है जब किसी दल या दलों के समूह को अगर अपार बहुमत हो और विजय की संभावना पहले से ही सुनिश्चित हो जी, तो ऐसी स्थिति में कई बार संवाद नहीं होता है और संवाद नहीं किया जाता है जी। तो अच्छा तो होता कि संवाद भी होता, और यदि राष्ट्रपति पद पर NDA के उम्मीदवार राष्ट्रपति पहली महिला न होकर के दूसरी महिला राष्ट्रपति बन रही हैं, तो उपराष्ट्रपति पद पर भी अगर विपक्ष के किसी सर्वसहमति से व्यक्ति की नियुक्ति होती तो शायद ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छी बात होती, लेकिन शायद ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सिंह साहब, राजनीतिक हकीकत और जमहूरियत को आप समझते हैं बेहतर तरीके से। पिछला इतिहास हम देख लें, जितने उपराष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, आमतौर पर सत्तारूढ़ जो दल है उसके बनते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। और आपने भी जैसे जिक्र किया
अनिल जी ने बताया कि जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह और तमाम नेताओं ने बात की। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास 446 वोट है, यहाँ पर करीब करीब 800 वोटों में से, 790-95 वोटों में से। तो उनका उम्मीदवार 391 वोट चाहिए, उनके पास 394 वोट तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के। तो उसके बाद डेमोक्रेसी में क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई विपक्ष का उम्मीदवार बने? देखिए, ऐसा है, जनतंत्र में जिसे बहुमत है, शासन का अधिकार भी उसे होता है, इसमें कोई दो राय है नहीं जी। लेकिन जनतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका है, यानी एक मजबूत और स्वस्थ जनतंत्र के लिए जी, और इस प्रकार का अगर ये प्रयास होता है तो एक स्वस्थ जनतंत्र भारत में स्थापित होने में सहायता मिलती है। अन्यथा बहुमत यदि आपको है तो फिर कई बार आपको लगता है कि राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी उन्हीं के दल या दलों के समूह के द्वारा होना चाहिए। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि आज जो भारतीय राजनीति की स्थिति है तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवादहीनता की स्थिति है, परस्पर अविश्वास की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में संवाद यदि हो भी, अगर औपचारिक रूप से संवाद करने के लिए आप बैठ भी जाएं तो शायद खुले दिमाग से संवाद नहीं होगा और अंततः जो है परिणाम शून्य निकलेगा, कोई परिणाम निकल नहीं पाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इस तरह की कोशिश हो तो ये एक स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अन्यथा तो बहुमत उनके पास है, शासन उन्हीं को करना है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद यद्यपि देश का सर्वोच्च पद है, प्रथम नागरिक है, किंतु यह पद प्रारंभ से ही राजनीतिक पद जैसा बना रहा है। और इसलिए जो पार्टी सत्ता में होती है या पार्टियां सत्ता में होती हैं, वही अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव में उतार कर और फिर राष्ट्रपति बनाने में सफल होती हैं। तो ये तो भारत में रहा, ये पॉलिटिकल पोस्ट बना हुआ है। मतलब इसका दोष बीजेपी को नहीं दे सकते, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो प्रारंभ से जो दिख रहा है, बीजेपी तो उसी की अगली जो है ना, अगली एक प्रकार से सत्तारूढ़ पार्टी है जो उसी दिशा में और तेजी से बढ़ रही है और कुछ नहीं। अग्रवाल साहब, बात वो बहुत अच्छी बात कही है सिंह साहब ने कि संवाद तो होना चाहिए ना। आपके पास बहुमत है, आप ही का कैंडिडेट बनेगा, लेकिन फिर भी आपस में बात हो तो वो संवादहीनता खत्म होती है। और उपराष्ट्रपति के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप खुद राज्यसभा में है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो वहाँ उनको डे टू डे एक्सरसाइज करनी पड़ती है सभी दलों के साथ। राष्ट्रपति तो फिर भी हमारे संवैधानिक पद पर है, उनसे रोजाना कोई काम नहीं पड़ता, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद ज्यादा महत्वपूर्ण है सर्वसम्मति के लिए, क्योंकि उन्हें हाउस को डील करना होता है, राज्यसभा को। तो उसमें यदि सर्वसम्मति बने तो अच्छी बात होती है। एक सवाल हम जोड़ना चाहते हैं, जो अभी हम लोग ग्राफ देख रहे थे ग्राफिक्स में, उसमें था कि पूर्वोत्तर जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट को कभी हिस्सेदारी नहीं मिली है पिछले 75 साल में। और प्रधानमंत्री जी और आपकी पार्टी बार बार जोर देती है पूरे अखंड भारत पर। तो क्या आपके समझ से, क्या आपकी राय में ऐसा होना चाहिए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत और पश्चिम भारत से तो हो गई हिस्सेदारी, एक बार पूर्वोत्तर भारत को भी, हालांकि वोट बैंक के हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, विधानसभा में तो फिर भी अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव वहाँ होने, तो क्या आप समझते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति विश्वास नहीं रखती है? लेकिन अगर आप देखें पूर्वोत्तर की स्थिति, तो माननीय मोदी जी के पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। मैक्सिमम जो विकास कार्य हुआ है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि माननीय मोदी जी के एजेंडे में नॉर्थ ईस्ट का विकास है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ उनका निरंतर संवाद रहता है। तो इसको इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से कहना कि साहब ये नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट हो, ये बहुत उचित नहीं होगा। हम लोग नॉर्थ ईस्ट को बाकायदा पूरी प्रायोरिटी में लेके काम कर रहे हैं, जबकि पहले कभी किसी ने नॉर्थ ईस्ट में विकास नहीं कराया है। तो इसीलिए ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है ना, क्योंकि फोकस है प्रधानमंत्री जी का। इससे पहले तो हम लोग कई बार तो दिल्ली में बैठने वाले लोग नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते थे। हमें फ़र्क ही नहीं पता है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में क्या फ़र्क है ना। अब वो फ़र्क खत्म हुआ है, मणिपुर को लेकर क्या फ़र्क खत्म हुआ है, लेकिन क्या वो बात उपराष्ट्रपति पद तक पहुँच सकती है? जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है
नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन बड़ा क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी। और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारा नेतृत्व है वो हर बिंदु पे डिस्कशन करेगा और तभी इस पे निर्णय होगा। जी, आपने प्रधानमंत्री जी के नारे का इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में एक और बड़ा हिस्सा है आबादी का, 17% मुसलमानों का, जो 14 करोड़ से ज़्यादा आबादी जी है, 15 करोड़ है, जो भी है। जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के मैं सांसद देख रहा था तो कुल मिला के 394 सांसद हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा में, और 1300 से ज़्यादा एमएलएज हैं देश भर में, 1396 के करीबन। इनमें से एक भी माइनॉरिटी से नहीं है। जी। सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब के आप इसको इस्तीफे के बाद, सुन लीजिए, तो कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए भी पार्टी या एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए एक भरपाई कर देगी? चलो सबका, क्या कहते हैं उसको, हाथी के पाँव में सबका पाँव। नहीं, देखिए, आप इसको दूसरी तरीके से देखिए। जी। ये जो आपने कहा, ये आंकड़े कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन दूसरी आप सच्चाई देखिए ग्राउंड लेवल पे। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले तो सबको मिले, उसमें हमने ये फ़र्क नहीं किया कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। प्रधानमंत्री योजना में जो सबको स्वच्छ भारत योजना में टॉयलेट्स मिले, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया। आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया है, उसमें कोई फ़र्क नहीं दिया। सबके घर बिजली मिले, उसमें कोई फ़र्क नहीं दिया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसमें हमने कहीं फ़र्क नहीं किया सर, है। ये तो किसी भी तो सरकार आप की किसी ये भी योजना एक में नहीं सकते होता हैं ना। अग्रवाल साहब, ये तो किसी भी सरकार की किसी भी योजना में नहीं होता है, पहले होता था। जी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी कैंडिडेट बना के क्रेडिट लेने की भी जरूरत अगर नहीं आप है। अगर हम क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे जी। हैं। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल पहले उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो जाति विशेष की सरकार के जो होती थी, उस जाति के लोगों को हर मामले में प्रायोरिटी मिलती थी। तो उत्तर प्रदेश ने तो वो दंश जो है वो झेला है उसको। जी। तो आज ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व का करिश्मा है कि हर व्यक्ति को बराबर उसको सम्मान दिया जा रहा है। जी। शशि जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। जी। क्या जो मुस्लिम बात मैंने कही कि मुस्लिमों को एक पूरी तरह से हिस्सेदारी नहीं मिली है। जी। और नॉर्थ ईस्ट की बात भी हमने की है। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो जनतंत्र का अर्थ ही होता है सभी सामाजिक या अन्य समूहों को उसमें प्रतिनिधित्व देना। जी। और प्रतिनिधित्व का जो प्रारंभ होता है वो जो चुनी हुई विधायिका या अन्य प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो। जी। इस दृष्टि से अगर देखें तो निश्चित रूप से अभी आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए खासकर माइनॉरिटीज के लिए और मुस्लिम्स के लिए, तो वो तो आपके सामने और पूरी देश की जनता के सामने है कि एक सांसद नहीं या एक मंत्री नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधित्व का जनतंत्र का मूल आधार है वह तो कहीं न कहीं पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ठीक। और उसको अन्य चीजों में भी आप आसानी से देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ सरकार का क्या सलूक हो रहा है राजनीतिक दृष्टि से। जी। अनिल जी, दूसरी बात, पूर्वोत्तर का भी जो आपने सवाल उठाया था, निश्चित रूप से वहां भी प्रतिनिधित्व को देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए, विकास करना या आर्थिक नीतियां तय करके किसी प्रकार की विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना वो अलग चीज है, लेकिन जो विधायिका देश के लिए कानून बनाती और कानून बनाने वाली संस्था में और वहीं से फिर कार्यपालिका। ठीक है प्रोफेसर साहब, इस पर चर्चा करेंगे। अनिल जी को निकलना है, अग्रवाल साहब को। अग्रवाल साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, फिर मैं आपको शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आप देखें तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, एमजे अकबर साहब थे, उत्तर प्रदेश में श्रीमान अंसारी साहब हैं, तो हर जगह ऐसा नहीं है। अभी ये सब प्रक्रिया चल रही है और आप देखेंगे
कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबको जो साथ लेके बात करने की करते हैं। अभी जी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने तो एक हफ्ता पहले ये भी इस्तीफा दिया ना। जी, जी। कुछ समय तो दीजिए हमको। जी। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि इस बिंदु पे नहीं सोच रहे होंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए। जो विधायिका में उनके प्रतिनिधित्व का मामला है वो निश्चित रूप से पार्टी के संज्ञान में होगा और वो उस पर उचित निर्णय जरूर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे को, और बहुत शुभकामनाएं आपको उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों चुनावों के लिए। बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सिंह साहब आपसे जुड़े रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक पर जाए उससे पहले एक बार फिर आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से, कंसेंसस से होना चाहिए? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए, तुरंत लौट कर आते हैं। उपराष्ट्रपति की रेस, कौन बनेगा फेस? क्या बनेगी आम राय, या फिर नाम पर फंस जाएगा पेंच? मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे लिए साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा कर रहे हैं देश में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें वो शायद अपना उम्मीदवार तय कर लेगी। लेकिन क्या इस बार देश में सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुना जाएगा? इस मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है जन का मन। बिल्कुल उपराष्ट्रपति के जी का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति देश के दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, हमारे देश के गौरव हैं। सभी पार्टियों के आपस में मिल के बैठ के विचार विमर्श करके इसका चयन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसा कि सभी जानते हैं कि देश का दूसरा सबसे बड़ा ये पद है। सभी छोटी बड़ी पार्टियों को बैठ के आपस में विचार कर लेना चाहिए और सबकी सहमति से चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव सबकी सहमति से होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ विपक्ष अपनी अपनी बात हर संसद में रखता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी सबकी सहमति से होना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रपति हमारे देश के बाहर दौरे पर रहते हैं तो उपराष्ट्रपति ही वो होते हैं जो हमारे भारत की बागडोर अपने हाथ में संभाल। जन के मन की कुछ ट्वीट्स भी हमारे पास है, चुनिंदा ट्वीट्स आपको बताते हैं। लिखा है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ किसी भी पद पर कोई भी नियुक्त हो, उसका चुनाव वोटिंग से ही होना चाहिए। राजेश तिवारी जी ने ये ट्वीट किया है। देश में इस बार मुस्लिम उपराष्ट्रपति बनता है तो ये सबसे बेहतर होगा, ये अफजल खान साहब ने ट्वीट किया है। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब जुड़े हुए हैं और मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका राज्यसभा की जो पूरी गतिविधियां हैं, राज्यसभा की एक्टिविटी है, उससे भी बहुत करीबी सरोकार रहा है, आपने उसको बहुत करीब से देखा है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की लेकर। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक सभापति, राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति के लिए एक सर्वसम्मति से उम्मीदवार की जरूरत ज़्यादा बेहतर होगी? देखिए त्रिवेदी जी, आप तो खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपने पूरे सदन के पूरे चरित्र को अच्छे तरीके से समझा है। तो देखिए, इसमें दोनों हाउस के लोग वोट डालते हैं जी, और आप जानते हैं कि ये निश्चित तौर पर अगर एक आम सहमति बने तो ये बहुत अच्छी बात होगी और इसके लिए एक वातावरण की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि आप जानते हैं लोकसभा में बहुत लंबे समय से जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो भी खाली पड़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद की एक कमी है और हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी ये देखा कि राजनाथ सिंह जी ने अपोजिशन लीडर्स वगैरह से बात किया, काफ़ी लोगों से बात किया जी, लेकिन उस समय उनके पास कोई नाम नहीं था। तो देखिए, चर्चा तो नामों पर होती है, केवल इस पर तो होती नहीं। तो अगर कोई अच्छा नाम हो, जैसे आपने देखा होगा कि अटल जी जब लेके आए, कलाम साहब के नाम पर जो है धीरे धीरे करके लोगों की रजामंदियाँ जी काफ़ी हद तक वो हुई। लेकिन इसके दोनों पक्ष हैं।
जो निर्वाचित है कहा जाता है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। और आप और हम लोग जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का पद है उस मामले में ठीक है कि सीक्रेट वोटिंग है और इसमें कोई दल बदल कानून भी नहीं लागू होता हो, जी लेकिन दलीय पक्षधरता तो होती ही होती है। जी इस नाते जो है, इस नाते जिसका ज़्यादा वोट है वो उसका उपराष्ट्रपति होता है। और ये और अभी एक किसी साथी ने कहा कि मुस्लिम होना चाहिए जो है, जी। तो आपको याद होगा 2007 में तो ये पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव का अकेला मौका था कि जिसमें 3 कैंडिडेट तीनों मुसलमान थे जो है, जी और हामिद अंसारी साहब जो है वो चुनाव जीते। जी। तो ये बात आपकी सही है कि सभापति राज्यसभा के रूप में उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ी भूमिका होती है, जी। और राज्यसभा में बहुत सारे जल्दबाजी में पारित होने वाले कानून हो या जो हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक संवैधानिक पद है ये, तो जिसके पास बहुत सारे दायित्व है, तो मुझे लगता है कि मैं निजी तौर पर अगर बात करिए, देखिए अगर कोई आम सहमति बने जी तो एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आम सहमति सब मिल करके जी। सिंह साहब, आपने राज्यसभा की कार्रवाई को देखा है और राज्यसभा में आमतौर पर आज भी की तारीख में भी कोई भी सत्ताधारी दल के पास पूरी तरह से बहुमत नहीं होता, क्योंकि वो उसका एक ऐसा प्रोसेस है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस अलग चलता है, लोकसभा का विधानसभाओं का अलग चलता है, तो वहाँ नहीं होता है। तो सरकारें या सत्तारूढ़ दल ज़्यादा चिंतित होती हैं राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां जाकर आपने पिछला भी देखा होगा कार्यकाल के उसमें फंस जाते हैं। तो आपके भलाई के चक्कर में अपने हवन करने में देखिए अभी हवन करने में हाथ जला लें क्या? नहीं, सामान्यतः देखिए क्या है कि जब बड़ा नाम होता है तो सहमति उसी बनती है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को तो इस बात की जरूरत होती है कि जो अपर हाउस है, जो उच्च सदन है जी, उसका जो विधायी कामकाज है उसको सलीके से हो। क्योंकि ठीक है आप फाइनेंशियल मैटर्स होंगे उसकी बात अलग होती है, लेकिन बाकी सभी मामलों में तो राज्यसभा का उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी। और आपको पता है कि जो वित्तीय समितियों में भी राज्यसभा के जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में उसमें भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है। तो मुझे लगता है सब, और हाँ जी, और इसके अलावा जो 8 बहुत इम्पोर्टेंट जो कमेटियां हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो भी उसके भी सभापति रिपोर्ट करते हैं सभापति राज्यसभा को जी। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कोई भी सरकार जो है वो चाहती है कि एक जाना माना ऐसा व्यक्ति जो कि सदन संचालन कर सके। जो आप देखिए वेंकैया जी के पहले अगर आप देखिएगा तो बीजेपी ने भैरव सिंह शेखावत जी को चुना था जी, और इसके पहले कांग्रेस ने भी जब चुना तो हामिद अंसारी साहब को 2 बार चुना जी, और उनके पास एक बड़ा अनुभव था जो है वैश्विक मामलों में। तो बहुत सारे जितने भी अगर नाम हुए डॉक्टर राधाकृष्णन से जिन्होंने ओपन किया था, देखिए मैं एक कोट सुनाना चाहूँगा विजय जी। जब शुरू हुआ हाउस में तो 13 मई 1952 को राधाकृष्णन जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी जी। उन्होंने कहा था कि ये राज्यसभा का काम जो है सरकारें बनाना या बिगाड़ना नहीं है, लेकिन फिर लोग जानना चाहेंगे कि राज्यसभा क्या करती है। तो उसका काम है जल्दबाजी में जो कानून बनते हैं जल्दबाजी में बनने से रोकना, और उसमें एक सार्थक भूमिका निभाए जो है उच्च सदन। उससे लेकर के आप देखिए जितने भी सभापति हुए हैं उन्होंने लगातार कोई न कोई महत्वपूर्ण काम किया। और जो आपने कहा बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि विपक्ष का बहुत लंबे समय तक जो है बहुमत रहा है इस सदन में जी। इसके बावजूद ये पीठासीन अधिकारियों और ख़ास तौर पर सभापति का ही जो एक अहमियत रही है कि जिनके नाते ये हाउस चला। और आप तो जानते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रिवी पर्स वाले मामले में जो है राज्यसभा में हुई जी। आप जानते हैं कि राजीव गांधी को पंचायत राज विधेयक पास नहीं करा पाए जो है राजीव गांधी, जिनका लोकसभा में इतना बहुमत था। तो मुझे लगता है कि ये सारे पक्ष भी हैं जो आप कह रहे हैं जी, निश्चित तौर पर ठीक है जी जी जी, तो जी। मैं प्रोफेसर सिंह के पास जाना चाहता हूँ। प्रोफेसर सिंह, अरविंद सिंह जी ने तो सारी बात साफ कर दी। अब इतने सारे राइडर, इतनी सारी मुश्किलें सरकार के लिए,
फिर भी ये हमारी उम्मीद कहीं गैर जायज़ तो नहीं है कि हम सर्वसम्मति का एक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए चाहते हैं? नहीं, मैंने निवेदन किया था कि जनतंत्र में यदि विपक्ष को जी उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका और एक स्वस्थ जनतंत्र के निर्माण में की दिशा में बढ़ना है जी तो हमें विपक्ष को महत्व देना चाहिए। जी देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के पास बहुमत है और शासन करने का अधिकार उसी के पास है। विधायिका में यदि उसे बहुमत है तो जो भी विधेयक वो चाहे वो पारित करा सकती है। जी लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनतंत्र को अगर आप देखते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी भी है, विपक्ष भी है और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी अपनी नीतियां बना रहा है, स्वस्थ डिबेट हो रहा है संसद के दोनों सदनों में, तो ये जनतंत्र में जनमत निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बातें पहुंचती हैं कि संसद में क्या हो रहा है, संसद की कार्यवाही कैसे चल रही है। और देखिए, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि समय के साथ संसद की जो गरिमा है वो गिरी है। संसद में जितनी कार्रवाई, जितनी चर्चा, आप अगर उसको घंटों के हिसाब से तय करेंगे तो प्रथम संसद से लेकर के अब तक के संसद में आपको समझ में लगा था। तो इसका ये मतलब होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच में जो कमजोर संवाद हो रहा है, संवादहीनता की बिल्कुल स्थिति तो हम नहीं कहेंगे, कमजोर संवाद हो रहा है, तो ये एक कहीं न कहीं चिंता का विषय है। वो भारतीय जनतंत्र के लिए चिंता का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हो सकता है भविष्य में कोई और पार्टी आएगी। जनतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी और इस प्रकार के सरकारों में बदलाव होता रहता है, यही जनतंत्र है। लेकिन प्रोफेसर सिंह, जो अरविंद सिंह जी ने जो बात बताई, ज्ञान की और जानकारी दी कि कैसे कैसे बिल रोके गए, तो मैं समझ रहा हूँ सरकार कुछ सोच भी रही होगी सर्वसम्मति की, तो सिंह साहब की जानकारी उनके लिए चेतावनी की तरह से काम आएगी। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, इसमें भी प्रॉब्लम कहाँ आता है। यदि आपके पास बहुमत है तो जब आप संवाद के लिए जाते हैं ना, तो ये मानकर चलते हैं कि मेरे पास तो बहुमत है, यदि नहीं भी ये मानेंगे तो भी हम ऐसा करा लेंगे। दूसरी बात है कि कहीं न कहीं विधान जो राज्यसभा है उसमें जो वित्तीय बिल होते हैं या मनी बिल्स होते हैं, उसके अतिरिक्त जो है निश्चित रूप से उसके पास अधिकार लोकसभा की तुलना में जो है मोर और लेस बराबर है। यद्यपि मैं तो मानता हूं कि कुछ मदों में राज्यसभा के पास लोकसभा से अधिक शक्तियां हैं संविधान के द्वारा, जैसे केंद्रीय सेवाओं को निर्मित करना या इस प्रकार का देखेंगे कि उनके पास अलग से अधिकार है और लोकसभा के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में यदि बहुमत नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी को, लेकिन कोई ऐसा विधेयक है जो विधेयक देश के हित में है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लगातार संवाद करेंगे तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर संवादहीनता है या संवाद स्वस्थ रूप से नहीं हो पा रहा है तो परस्पर विश्वास है तो ठीक है, दोनों में ये बात बन जाती है, ठन जाती है कि लोकसभा में तो आप करा लीजिएगा, हम राज्यसभा में आपको देखते हैं। तो जनतंत्र में ये तो बहुत मुश्किल है और परेशानीदायक चीज है ये। जी अरविंद जी, जो बात प्रोफेसर सिंह कह रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन एक बात समझना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि सारी उम्मीदें आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों करते हैं। 60 साल, 65 साल, 70 साल, 50 साल, जो भी आप माने, वहाँ जो परंपराएं रही, जब उस वक्त में जो सत्तारूढ़ पार्टी रही उसने तो कभी इस तरह की बात की नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी के राष्ट्रपति बनाए, अपनी मर्जी के उपराष्ट्रपति बनाए, गवर्नर बनाए, ये हुआ। तो ये सारी सफ़ेद कमीज़ की जिम्मेदारी आप बीजेपी पर क्यों डालना चाहते हैं? वो कहते पहले आपने ऐसा किया था कि हर बात पर वो ये कहते हैं, कांग्रेस ने ऐसा किया क्या? देखिए, बात ये जो है ना, बात निकलती है विजय भाई तो बहुत लंबी जाती है जी। लेकिन सवाल यह है कि अटल जी ने पीएम शहीद को डिप्टी स्पीकर बनाया था जी, और पिछले बार भी कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी जी। इसके बावजूद जो है, इसके बावजूद AIDMK को जो है डिप्टी स्पीकर बनाया गया जी। आखिर क्या नरसिंह राव को क्या गरज थी कि अटल जी को जो है वो जो है यूनाइटेड नेशन में भेजते? जो है अटल जी को भी क्या गरज थी कि जो दुनिया को बातें रखनी थी तो सोनिया गांधी जी को जो है वो भेजते बाहर। तो ये तो होता है परस्पर आपस में एक दूसरे के प्रति किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के प्रति संवाद की जो धारा है, जो PM सिंह जी कह रहे थे, ठीक है,
वो कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अंतोगत्वा आपको और नहीं तो हाउस के अंदर तो बैठना ही होता है जो है जी। तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि जब जीएसटी की बात आई थी तो जेटली जी जिनका पूरा कैरियर ही राज्यसभा में भी था, वो इतना ज़्यादा नाराज हुए थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राज्यसभा को खत्म कर दिया जाए। हाँ, मतलब यहाँ तक कहना आप समझ सकते हैं कि उस नाराजगी को। तो मुझे लगता है कि अटल जी की जैसी सोच को लेकर के केवल कागज पत्थर से तो काम नहीं चलता। मुझे लगता है कि आखिर क्या कारण था कि यही मोदी जी थोड़ा सा उदार हुए और थोड़ा संवाद किया उन्होंने तो जीएसटी का बिल पास हुआ जी। हाँ, सारे जो संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए। तो मुझे लगता है कि जो संवाद है ना, संवादहीनता नहीं है, लेकिन संवाद के जो विभिन्न चरण है सोपान के जी, उनमें थोड़ा सा अगर ये होता है तो, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष, देखिए विपक्ष जो है जहाँ बहुत कमज़ोर स्थिति में भी होता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 17 साल तक वो लीडर ऑफ हाउस रहे जी, तो अगर आप देखे होंगे तो विपक्ष प्रतीकात्मक था जी। लेकिन जब हम आप जाके डिबेट देखते हैं तो पाते हैं बहुत मजबूत श्यामाचरण मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेके और जो बड़े बड़े लीडर विपक्ष के थे, नाम बड़े थे लेकिन संख्या बल नहीं था, लेकिन उनको बहुत जगह मिलती थी, बहुत टाइम मिलता था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे होते थे। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा संसद में समय बढ़ना चाहिए और संवाद भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे जी। जी, मुझे एक किस्सा याद आता है कि भैरव सिंह जी जब, जैसे आपने उनका जिक्र किया, उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे, तो अक्सर जब हाउस एडजॉर्न होता था किसी इशू पर तो भैरव सिंह जी दोनों पक्षों को बुलाकर बैठा लेते थे और बात करते थे, और गरम गुलाब जामुन और समोसे ढोकले आपने बहुत खाए हैं अरविंद जी, मुझे पता है। तो वो वहाँ पर मंगा लिया करते थे और फिर सरकार को कहते थे कि भाई थोड़ी देर इनको हंगामा करने दीजिए, जब हाउस शुरू होगा और फिर इसके बाद इस बात को मान के आगे चलाएंगे। तो एक रास्ता ऐसा भी निकल के आ सकता है कि कौन सी पर्सनैलिटी किस तरह से करती है। वेंकैया जी भी काफ़ी सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहे। हामिद अंसारी जी का एक अलग तरीके का व्यक्तित्व था कि उनकी विद्वता को भी सब लोग मानते थे। तो क्या आप समझते हैं कि सर्वसम्मति की संभावना आप देख रहे हैं? छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है इस मामले में, क्योंकि देखिए क्या है विजय भाई कि नाम जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो है। कोई भी नाम जो है वो कौन सा नाम आ रहा है, सहमति उस पर बनती है जो है, पद पर तो सहमति बनती नहीं है अकेले जो है जी। और आप देख रहे होंगे कि अब तक जितने चुनाव हुए उसमें एक ऐसा मौका आया 69 में 6 कैंडिडेट थे, फिर हामिद अंसारी का 2007 में ऐसा मौका आया कि 3 कैंडिडेट थे, बाकी में 2-2 कैंडिडेट रहे। 4 ऐसे मौके आए जिसमें अनअपोज्ड, जिसमें 2 बार राधाकृष्णन जी और 2 और मौके आए जी। तो अब मुझे थोड़ा जी अनअपोज्ड जो है हुए कम लगता है, लेकिन वो अलग अलग तकनीकी कारण है। अगर आप देख रहे हो आपको क्या संभावना लगती है? कोई संवाद की बात बढ़ सकती है कि संवाद के थ्रू? देखिए, ये उम्मीद तो मुझे लगता है कि गैर जायज होगी कि हम समझे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का या किसी अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के लिए तैयार करे, लेकिन बातचीत से क्या सबके मन का कोई कैंडिडेट बन सकता है? ऐसी संभावना आप देखते हैं? देखिए, सर्वसम्मति की एक ही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों और विपक्ष कहे कि ठीक है जी, आपके पास सत्ता है, शक्ति है, क्षमता है, नंबर है, आप बना लीजिए और हम चुनाव में एक प्रकार से हिस्सेदारी नहीं करते हैं। तो सर्वसम्मति की तो एक ही स्थिति, अन्यथा कोई सर्वसम्मति की संभावना कम से कम मुझे नहीं दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये औपचारिकता की जरूरत है? कांग्रेस को जब वोट है नहीं उनके पास तो क्यों खड़ा किया जाए? एक सहमति बनाकर एक माहौल भी तो अच्छा किया जा सकता है। कांग्रेस भी तो ये स्टैंड ले सकती है। एक बात सुनिए विजय जी, सहमति बनाने की जिम्मेदारी अधिक सत्तारूढ़ पक्ष पर है। ठीक है, विपक्ष तो क्या सहमति बनाएगा? ऐसे ही कमजोर है, अगर वो ये निवेदन बार बार करेगा तो उसकी और कमजोरी दिखेगी और कहेंगे कि ये सत्तारूढ़ पार्टी से मुकाबले की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई इस प्रकार की याचना अपने आप में उनकी कमजोरी को दिखाने वाला साबित हो जाएगा। पहल जो है सत्तारूढ़ पार्टी की। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका भी, और प्रोफेसर सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए। इस पर लोगों की राय मिली है। 67% लोगों ने हाँ के पक्ष में
वोट दिया है, वहीं 33% लोग इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुनी और जनता के मन की बात भी सुनी। अब बात मेरी यानी विजय व्यू की। रिश्ता वही, सोच नहीं, इसलिए क्योंकि हमने संवाद करना छोड़ दिया। संवाद इस बात के लिए कि क्या जिस व्यक्ति को हम अपने परिवार में शामिल करते हैं उसमें बाकियों की सहमति है या नहीं, क्योंकि सहमति के लिए संवाद होना सबसे जरूरी चीज है। अगर संवाद नहीं होगा तो वाद होगा और वाद होगा तो फिर विवाद भी होगा। इसलिए किसी भी पद के चयन प्रक्रिया में संवाद का उतना ही बड़ा महत्व है, उतनी इम्पोर्टेंस है जितना कि परिवार में किसी नए सदस्य को जोड़ने के लिए सब लोगों की राय, सबकी सहमति हो। आज के दौर में रिश्ते बड़े प्रैक्टिकल नजर आते हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों और रिश्तों को शेयर करते दिखते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो शब्द से नहीं, एहसास से होते हैं। इसको देखा में क्या आज हम आपको ऐसा ही एक वीडियो दिखाते हैं जो आज के दौर में रिश्तों की एक डोर बांधते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।